हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय विज्ञान जिसका रसायन विज्ञान का अध्याय 2 होगा, जिसका वन शॉट है। इसके अंतर्गत हम एक ही टॉपिक में पूरा अध्याय का अध्ययन करेंगे। अम्ल, क्षारक एवं लवण का हमारा पहला टॉपिक है। अम्ल क्या होता है? अम्ल के बारे में, जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में जो है खट्टे होते हैं, और अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं, तथा अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को, इसकी शॉर्टकट है अनिल, याद रखेंगे। छोटा से अम्ल और नी से नीला और ला से लाल, यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, CH3COOH एसिटिक अम्ल हो गया, C6H8O7 सिट्रिक एसिड हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे अम्ल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल, बिच्छू का डंक या फिर चींटी कह सकते हो, इसमें जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण जब यह हमें काटती है तो उसके अंदर जहाँ पर काटती है फॉर्मिक अम्ल चला जाता है, जिसके कारण वहाँ पर जलन उत्पन्न हो जाती है। दूध और दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। यह क्वेश्चन जो है 1 नंबर में पूछा जा सकता है ऑप्शन वाले में, कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है या इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप जो है यह जो दिया हुआ है इसको आप याद कर सकते हैं, जिससे आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाओगे। सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल क्या होते हैं? सांद्र अम्ल वे होते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। सांद्र का मतलब होता है कंसंट्रेट। इसमें जो है अम्ल की मात्रा वह जो है कम होगी। पानी कम मात्रा में होगा और अम्ल जो है ज़्यादा मात्रा में होगा, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल में क्या होता है? अम्ल की मात्रा जो होगी, अम्ल जो होगा वह जो है कम होगा, और पानी जो होगी उसकी मात्रा जो है ज़्यादा होती है, उसको जो है हम तनु अम्ल कहते हैं। तनु का मतलब डाइल्यूट होता है। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक जो होते हैं वह स्वाद में जो है कड़वे होते हैं। क्षारक कैसे होते हैं? स्वाद, उनका जो क्षारक का स्वाद होता है वह कड़वा होता है, और क्षारक जो होते हैं जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्षारक जो हैं जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, और यह जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। इसकी शॉर्टकट है छालनी। छा से क्या हो गया? क्षार, ला से लाल और नी से नीला, यानी क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है NH4OH। आप यहाँ पर देख पाओगे कि NaOH लिखा हुआ है, KOH है, NH4OH। ये जलीय विलयन में OH- आयन कैसे देते हैं? जैसे अगर जो हम NaOH को जलीय, इसका विखंडन अगर जो करवाया जाए, जल विद्युत वियोजन करवाया जाए, तो Na+ और OH- आयन में जो है ये विभक्त हो जाते हैं। यहाँ पर प्लस होगा और इस पर जो है माइनस होगा, यानी Na+ और OH- में विभक्त हो जाते हैं। जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। क्षार का मतलब क्या है? कि जो जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। अगला है हमारा सूचक। सूचक का मतलब इंडिकेटर क्या होता है? तो सूचक किसी विलयन की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति की सूचना देते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन को यह बताते हैं कि यह अम्ल है या अथवा क्षार है। इनका रंग या फिर गंध कह सकते हो कि अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। सूचक क्या होते हैं? सूचक से हमें यह पता चलता है कि यह जो है अम्ल है या क्षार है। इनको अम्ल में डालने पर दूसरा रंग हो जाएगा या दूसरी गंध आएगी, और क्षार में डालने पर उनका रंग या गंध बदल जाएगा। सूचक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधी सूचक।
पहला है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उनको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ऐसे सूचक जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं उनको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे हमारा लिटमस हो गया और हल्दी होगा। लिटमस को अगर जो हम अम्ल में डालेंगे तो लाल लेंगे तो वह जो है नीला दिखाई देगा। यानी लिटमस जो होता है अम्ल में डालने पर लाल और क्षारक में डालने पर कैसा दिखाई देगा? नीला। हल्दी को अगर जो अम्ल में डालोगे तो वह पीला दिखाई देगा, और जबकि क्षारक के संपर्क में आने पर वह लाल हो जाती। जैसे हमें कोई परीक्षण करना है तो हल्दी लेंगे, उस पर अम्ल डालो या उसमें अम्ल डालो तो वह जो है पीला हो जाएगा। अगर हम क्षारक डालेंगे तो लाल हो जाएगा। अगला है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक वे होते हैं जो हमको रसायन द्वारा प्राप्त होते हैं। रसायन द्वारा हम जो है केमिकल के द्वारा जो बनाते हैं उसे हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे फिनाइलपथलीन हो गया, इसका अम्ल में डालने पर कोई रंग नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है, जबकि क्षारक में डालने पर गुलाबी रंग हो जाता है। मेथिल ऑरेंज, अगर जो मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डालेंगे तो वह लाल हो जाएगा और क्षारक में डालने पर जो है पीला हो जाता है। गंधी सूचक क्या होते हैं? जिन सूचक की गंध जो है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें जो है हम गंधी सूचक कहते हैं। गंधी सूचक का मतलब क्या है? जिन सूचकों की गंध जो है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज का रस अगर जो अम्ल में डाला जाएगा तो इसमें तीक्ष्ण गंध आएगी, और क्षारक में डाला जाएगा तो कोई गंध नहीं आएगी। दूसरा है लौंग का डालने पर कोई गंध नहीं आएगी। अगला है हमारा अम्ल क्षारक के जो है रासायनिक गुणों का जो है अध्ययन करेंगे। अम्ल क्षारक का पहला जो है रासायनिक गुण क्या है? किसी धातु की अगर जो हम अम्ल के साथ क्रिया कराएं तो क्या होता है? अम्ल की क्रिया अगर जो धातु के साथ करवाएंगे तो उस धातु का जो है लवण बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन बनेगा। जैसे हमारा यह जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह जो है अम्ल है, इसकी क्रिया जो है सोडियम के साथ करवाएंगे तो सोडियम का लवण बनेगा, यानी धातु का लवण। तो NaCl जो होता है सोडियम का लवण होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसे हम जो है बैलेंस कर लेंगे। अगर जो आप बैलेंस करना नहीं जानते उस समीकरण को तो आप जो है हमारा लेक्चर नंबर 1 यानी कि केमिस्ट्री का पहला वीडियो जो है देख पाओगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उसमें जो है समीकरण को बैलेंस करना सिखाया गया है। दूसरा है धातु की जो है अम्ल से क्रिया कराने पर क्या होता है? उस धातु का जो है लवण बनेगा। अगर जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ले लें, अगर HCl की क्रिया हम मैग्नीशियम के साथ करवाएं, मैग्नीशियम भी एक तरीके से कह सकते हो कि यह धातु है, तो यह जो है क्या बनाएगा? Mg जो है Cl के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, और यहाँ पर जो है Mg पहले से ही बैलेंस है तो यहाँ पर यह जो है बैलेंस हो जाएगा। अगला है जब धातु की हम क्षारक के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? क्षारक की धातु के साथ क्रिया कराने पर लवण बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। यहाँ पर केवल जो है रिएक्शन अम्ल की जगह पर क्षार लिया गया है और बाकी सेम होगा, तो उसी के आधार पर, लवण के आधार पर जो है प्रोडक्ट यानी उत्पाद जो है बनेगा। जैसे कि क्षारक हम एक ले लेते हैं, NaOH ले लिया गया। NaOH की क्रिया जिंक धातु के साथ अगर जो करवाएं तो सोडियम जिंकेट बनता है, यानी Na2ZnO2 बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलती। 2NaOH प्लस Zn एरो Na2ZnO2 प्लस H2 जो है हमारा बनेगा जब हम धातु की क्षारक के साथ क्रिया कराते हैं। हाइड्रोजन गैस का अब हम देखेंगे हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास देखो, यह जो है आप यहाँ पर देख पाओगे कि यह जो है परखनली है। यहाँ पर ये जो दिया हुआ ये परी है, इसमें हाइड्रोजन गैस जो है इसमें से बबल्स के रूप में निकल रही, और यह इस रास्ते से परखनली के रास्ते से होते हुए ये डिलीवरी ट्यूब यानी परखनली की एक जो है नली इसमें लगाई गई है, जिसका संबंध जो है एक बीकर से कर देते हैं, जिसके अंदर जो है साबुन का भरा जो है परखनली से आई नली को डाल देते हैं और उसमें से फवारे के रूप में ऊपर के रूप में निकलता हुआ दिखाई देगा। और वहां पर हम जो है एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो यहाँ पर पॉप की जो है आवाज आएगी, इससे चटकने की यहाँ पर क्या आएगी? आवाज आएगी। ये जो है हमारा स्टैंड है जिस पर यह जो है परखनली लगाई गई है।
तो हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे हम कह सकते हैं यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है। NaOH की क्रिया अगर जो जिंक के साथ करवाई जाए तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलती। तो हाइड्रोजन गैस का यह परीक्षण है। तो हाइड्रोजन गैस बनती है या नहीं बनती है, इसका जो है इसमें परीक्षण किया गया है। अगला है अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम किसी अम्ल की जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो जब अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। जैसे अम्ल हम HCl ले लेते हैं। HCl जो है क्या है, अम्ल है। और धातु कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। HCl क्या है, अम्ल, और ये धातु कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। इसकी जब क्रिया कराई गई तो यहाँ पर जो है आप देख पाओगे कि Na2CO3 की क्रिया कराने पर Na जो है Cl के साथ चला जाएगा, जबकि CO3 जो है ये H के साथ जाएगा। और यहाँ पर जो है जब Na आप यहाँ पर देख पाओगे Na2 लिखा हुआ है तो हम इससे Na जो है Cl के साथ जाएगा तो NaCl बन जाएगा। और दूसरा जो हमारा उत्पाद बनता है वो यहाँ पर आप देख पाओगे कि CO3 इसकी संयोजकता 2 है, इसलिए H के साथ में हम 2 लिखेंगे, H2CO3। हम H2CO3 है और जब H2CO3 का विखंडन होता है तो वह जो है CO2 और H2O में विभक्त हो जाता है। तो यह जो है जब अम्ल और धातु कार्बोनेट की क्रिया कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड और H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। कार्बोनिक अम्ल के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। तो हम यहाँ पर जो है H2CO3 की जगह पर डायरेक्ट CO2 प्लस H2O लिख सकते हैं। अब हम जो है अम्ल की जो है धातु के बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तीनों सेम बनेंगे। ये तो तीनों सेम ही रहेंगे लेकिन यहाँ पर केवल बाई कार्बोनेट ले लिया जाएगा। जैसे HCl यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी क्रिया यानी या CO3 के साथ कराने पर सोडियम जो है क्लोरीन के साथ चला जाएगा, एक HA और एक H मिलकर H2CO3 फिर से बना लेगा। तो यहाँ पर Na और Cl के साथ मिलकर NaCl और दूसरा जो है H2CO3 जो है 3 और H2O में विभक्त हो जाएगा। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को अगर जो चूने के पानी के साथ प्रवाहित करने पर पानी का रंग दूधिया हो जाता है। अगर जो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी मतलब क्या CaOH का होल ट्वाइस की क्रिया जो है CO2 के साथ कराएं तो CaCO3 बन जाता है और H2O पानी बनता है। पानी जो होगा वह दूधिया कलर का हो जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है संगमरमर का भी फार्मूला यही होता है। संगमरमर कैसा होता है, दूधिया कलर का होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर जो कराएंगे तो ये CO3 बना लेगा और H2O यहाँ पर जो है मुक्त हो जाएगा। धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट ये भी क्रिया नहीं करते हैं। अगला है अम्ल व क्षारक की क्रिया। अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार जब क्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे और यह जो क्रिया है उदासीनीकरण कहलाती है। जैसे HCl एक अम्ल है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये जो है NaCl OH और H मिलकर जो है क्या H2O जो है बना लेंगे। अम्ल और क्षारक की प्रबलता। अम्ल और क्षार जो है कितने प्रबल हैं, इसको ज्ञात करने के लिए सोरेनसन ने एक जो है सारणी दी थी जिसे हम pH पैमाना कहते हैं। उसके आधार पर इसका जो है हम निराकरण करते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, या कौन उदासीन है। पहला पॉइंट हमारा है कि क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन के द्वारा निर्धारित करते हैं। हाइड्रोजन यानी H+ और OH-, जितने ही ज़्यादा H+ होंगे उतना ही वह प्रबल अम्ल होगा और जितने ज़्यादा OH- होंगे उतना ही ज़्यादा वह क्षार होगा प्रबल। तो इसकी H+ और OH- आयन की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। अम्ल या क्षारक की प्रबलता को हम एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक के द्वारा ज्ञात करते हैं जिसे हम pH पैमाना भी कहते हैं। सार्वभौमिक सूचक क्या होते हैं?
सार्वभौमिक सूचक विभिन्न प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है जो विभिन्न इसे प्रदर्शित करता है। अम्ल होगा तो अलग होगा, क्षार होगा तो अलग रंग होगा और उदासीन होगा तो उसका रंग अलग होगा। इसका उपयोग जो है हम किसी सार्वभौमिक सूचक का एक जो है घोल होगा उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अम्लीय या क्षारीय सूचक की जो है प्रकृति का पता लगाने में करते हैं कि वह अम्ल है कि क्षार है। कि अगर जो पीएच मान 6 से कम है तो हमारा जो एसिडिक होगा यानी एसिड होगा यानी अम्ल होगा। अगर जो 7 है तो वह न्यूट्रल होगा यानी उदासीन होगा। और 7 से अगर जो ऊपर है तो यानी अगर जो है यानी 7.4 या 7.5 तो वह क्या होगा, या क्षार होगा। क्षार होगा 7 से ऊपर होगा तो क्षार, अगर जो 7 है तो वह जो है क्या होगा, उदासीन होगा। यह जो है पीएच स्केल है, यहाँ पर आप देख पाओगे 0 अगर जो किसी का पीएच है यानी अम्ल है तो वह कैसा होगा, रेड होगा। 3 पीएच है तो यानी इसका कलर दूसरे जैसा होगा। 4 होगा तो दूसरे, ऐसे ही धीरे धीरे कलर बदलते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि पीएच का जो है महत्व क्या होता है। पीएच का पहला महत्व है कि हमारा शरीर जो होता है 7 से 7.8 पीएच के बीच में कार्य करता है। अगर जो हमारे शरीर का पीएच इससे कम होगा तो वह जो है अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय माध्यम हो जाएगा, जिससे जो है शरीर को नुकसान हो सकता है। वर्षा के जल का पीएच जो होता है 5.6 से कम होता है यानी अम्लीय होता है। वर्षा का जल कैसा होता है, अम्लीय होता है, इसलिए इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। मुंह का पीएच मान जो होता है 5 का 6 प्रारंभ हो जाता है। अगर जो हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो दांतों का जो है 6 प्रारंभ हो जाएगा। मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन। मधुमक्खी कौन सा अम्ल छोड़ती है, जैसे डंक जो होता है उसमें फार्मिक अम्ल होता है, अभी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था। इसी कारण जलन और दर्द होती है। अच्छी उपज के लिए जो है पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। अगर ज़्यादा पीएच कम होगा तभी फसल अच्छी नहीं होगी, और बहुत ही ज़्यादा होगा तो फसल बेकार हो सकती है। हमारा अगला है लवण। लवण क्या होते हैं कि अम्ल और क्षारक क्रिया करके लवण तथा जल जो है बनाते हैं। लवण से रसायनों का निर्माण, हम कुछ सामान्य लवण पढ़ेंगे जिनके द्वारा जो है रसायनों का निर्माण किया जाता है, उनके बारे में। हमारा पहला लवण है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। दूसरा है CaOC पाउडर, इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी पढ़ते हैं। दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 को हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। Na2CO3 इसको हम धावन सोडा भी कहते हैं, Na2CO3.10H2O को, या सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। दूसरा CaSO4.12H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब हम सबसे पहले इनका जो है निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है हम निर्माण करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के लिए हमें जो है क्या लेना पड़ता है, सोडियम क्लोराइड के अगर जलीय विलयन में बिजली प्रवाहित की जाए यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे NaCl की क्रिया जल के साथ कराई जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। NaCl, Na जो है OH के साथ में चला जाएगा और जो है दूसरा हाइड्रोजन जो है मुक्त होगा, और ये जो है क्लोरीन Cl जो है यह क्लोरीन के रूप में उत्सर्जित हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और यह जो है एनोड, जब हम एक जो है, जैसे आप कह सकते हो कि यहाँ पर विद्युत अपघटनी विधि भी जिसमें जो है एनोड और कैथोड लिया जाएगा, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। जिसमें जो है एनोड पर जो होता है क्लोरीन गैस अपघटित होती है, जबकि कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस निक्षेपित होती है। एनोड और कैथोड पर अलग अलग प्रकार की गैसें जो है निक्षेपित होती। कैथोड के पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो है बनता है। कैथोड के पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है विलयन हमें प्राप्त होता है। अब हम उपयोग देखेंगे, जिसमें हमारा पहला उपयोग कि इसमें क्लोरीन भी बन नहीं, तो क्लोरीन का उपयोग देखेंगे। क्लोरीन का उपयोग जो है हम जल की स्वच्छता के लिए करते हैं। यदि पानी में गंदगी है तो उसको साफ करने के लिए जल की स्वच्छता का प्रयोग करते हैं। अगर बैक्टीरिया है तो उसको मारने के लिए भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का प्रयोग जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग है ग्रीस हटाने के लिए, हम कह सकते हैं
सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ग्रीस हटाने के लिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ग्रीस को हटाने में किया जाता है। साबुन व कागज बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, हम इसको कह सकते हैं, CaOCl2 है। इसका बनाने की विधि क्या है कि हम शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनाते हैं। हम शुष्क बुझा चूना लेंगे यानी CaOH का होल ट्वाइज और क्लोरीन लेंगे, इसकी क्रिया जब आपस में कराएंगे तो CaOCl2 जो है बन जाएगा और H2O जो है बाहर निकल जाएगा। इसका उपयोग क्या है? विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के वस्त्र को साफ करने के लिए भी हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण का प्रयोग कागज की फैक्ट्री में भी किया जाता है और दूसरा पीने के पानी को रोगाणुनाशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रोगाणुओं को जो है नष्ट करने में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यह जो है दुर्बल संक्षारक होता है, असंक्षारक। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है दुर्बल असंक्षारक है। इसका जो है निर्माण हम कैसे करते हैं? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया के द्वारा जो है, जल और अमोनिया की क्रिया के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। NaCl, O2, H2O और NH3 के द्वारा हम जो है निर्माण करते हैं। इसका जो है निर्माण NaSCO3 का निर्माण होता है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का। खाना पकाते समय जो है गर्म करने पर क्या होता है? सोडियम का बाइकार्बोनेट को खाना पकाते समय अगर जो गर्म करते हैं तो क्या होता है? यह सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 H2O और CO2 में जो है अपघटित हो जाता है। अगर जो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं खाना पकाते समय तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है? बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा का प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, यह जो है एंटासिड का एक प्रमुख संगठक है, इसलिए इसका प्रयोग अग्निशामक में भी किया जाता है। गाड़ियों में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है? इसका निर्माण जो है सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा धावन सोडा प्राप्त होता है। Na2CO3 की क्रिया 10H2O के साथ कराने पर Na2CO3.10H2O प्राप्त होता है। इसको केवल पुनः क्रिस्टलीकरण किया गया है जिसके पश्चात यह प्राप्त होता है। इसका उपयोग क्या है? कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में जो है इसका उपयोग धावन सोडा का किया जाता है। दूसरा घरों की सफाई के लिए है। तीसरा जल की जो है स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलन का जल क्या होता है? किसी लवण के इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, किसी लवण के इकाई सूत्र में जितने अणु जल के होते हैं उसको हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सूत्र है, इसमें कितने जो है 5H2O जो है क्रिस्टलन का जल है। जैसे यहाँ पर Na2CO3 में Na2CO3.10H2O, ये 10 जो है ये जो है धावन सोडा में क्रिस्टलन का जल है। अगला है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4.12H2O जो है इसका फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम को अगर जो हम 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें तो यह जल के अणु, जितने भी जल के अणु होंगे, यह जो है हमारा देख पाओगे कि जल का यानी जिप्सम का जो है फार्मूला है, इसको अब जो है गर्म किया जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा। तो इसमें से जो 2H2O जल के हैं यह जो है निकल जाएंगे, यानी इसमें इसके साथ में 1.5H2O बच जाएगा। एक मिनट, 2H2O थे जिसमें जो है 1.5H2O निकल जाएगा और आधा H2O जो है बच जाएगा, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो CaSO4 के साथ आधा H2O लगा देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अगर जो 2 लिखेंगे तो जिप्सम बन जाता है। इसका प्रयोग जो है सफ़ेद चूर्ण को मिलाने में फिर से यह जो है फिर से जिप्सम बन जाता है। अगर जो हम सफ़ेद चूर्ण को जल में जो है मिलाएं, यह जो CaSO4.12H2O का प्राप्त होता है, इसमें जो है हम अगर जो पानी मिला दें तो यह पुनः जो है जिप्सम बन जाएगा। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग डॉक्टर जो है टूटी हुई हटाने में करते हैं, दीवार की सतह को चिकना बनाने में भी करते हैं। डॉक्टर वैसे इसका प्रयोग जो है दांतों के फरमे बनाने में भी करते हैं।